नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाच्य, आज हम इसका खंडन और विखंडन करेंगे। और यह टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर ही जाते हैं, क्योंकि अगर उनको डीप गहनता से अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो वो गलत कर जाते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही अध्ययन जो लोग करके निकल जाते हैं, जब एग्जाम में थोड़ा सा हट के प्रश्न बनता है तब इस स्थिति में बच्चे दुविधा में आ जाते हैं कि अब यहाँ पर कैसे वाच्य का हम परिवर्तन, इसका वाच्य का हम भेद कैसे निकालें। आज इसी का हम डीपली अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चलिए, वाच्य किसे कहते हैं, आप लोग पहले बताइए कि वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, वाच्य जब वाच्य देखिए इसको बेसिक समझने का प्रयास करिए। जब क्रिया कर्ता कर्म या भाव के लिंग और पुरुष के अनुसार आने लगती है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण के माध्यम से, देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यह देखिए एक उदाहरण है। इसमें जो है यह राम है, राम जो क्या है, कर्ता है, और पुस्तक क्या है तो आप बताएंगे कर्म है। कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए, हमने बताया कि जब क्रिया कर्ता के या कर्म के या भाव के अनुसार आने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अगर कर्ता, देखिए यहाँ पर जो वाक्य दिया है, यह जो वाक्य है कर्ता के अनुसार आया है, क्योंकि कर्ता जो है एक वचन है, क्रिया भी कैसी आई है, एक वचन में आई है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है, क्या नाम है, यह किस में आया है, यह भी पुल्लिंग में आया है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, अगर जैसे कहें कि सुरेश ने, बस आप लोग समझिए, फिर इसके बाद हम इसका बेसिक अध्ययन आप लोगों को कराते हैं। सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि राहुल ने पत्र लिखा। यह जो वाक्य है, अब इसमें अगर देखा जाए, राहुल तो करता है, लेकिन यह जो क्रिया है राहुल के अनुसार ना आके पत्र के अनुसार आई है। किसके अनुसार आई है, पत्र के अनुसार आई है, क्योंकि पत्र जो है क्या नाम है, पुल्लिंग है, और इसी के अनुसार जो क्रिया भी पुल्लिंग आई है। इसीलिए जहां पर देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिएगा एक बार। अब देखिए वाच्य को एक बार समझिए, क्योंकि जहां पर क्रियाएं कर्ता, कर्म या भाव के लिंग और वचन के अनुसार आने लगती है तो उस स्थिति में हम उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। पहले हम लोग परिभाषा नोट करते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग नोट करिए हेडिंग वाच्य। इसके साथ साथ हमारा जो परिभाषा, पहले हम इसी को नोट कर लेते हैं, परिभाषा। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये परिभाषा ही आगे चल के आपके उदाहरण में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुविधा में रहते हैं। परिभाषा को गहनता से पढ़ते हैं, जैसे ही हम परिभाषा को क्लियर करते हैं हमारे उदाहरण हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। तो पहले परिभाषा आप लोग नोट करिए। जैसे देखिए, क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त
प्रयुक्त होना या आना वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है तो आप बताएंगे वाच्य कहलाता है। ठीक है, आप इस परिभाषा को नोट करिए। इसी परिभाषा में पूरे उदाहरण समाये हुए हैं। जैसे देखिए, जो क्रिया होती है, क्रिया के माध्यम से ही हम पता लगाएंगे कि जो हमारी क्रिया है किसके माध्यम से आई है, कर्ता के माध्यम से आई है, कर्म के माध्यम से आई है या भाव के माध्यम से आई है। देखिए, जब हमें क्रिया का जानकारी पूर्ण रूप से हो जाती है तो हमारा जो वाच्य होता है वो क्लियर हो जाता है। परिभाषा को नोट करिए। क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना या आना क्या कहलाता है तो आप बताएंगे वाच्य कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वाच्य के भेद देख लेते हैं। अगर हम बात करें वाच्य की भेद को तो इसका जो भेद होता है यह 3 खुलकर सामने आता है। कौन कौन से आता है, जिसे हम पहले कहते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा कहते हैं कर्मवाच्य और तीसरा कहते हैं भाववाच्य। यह सब होता क्या है, अब हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रश्न की जो संभावना होती है यहाँ से बनने लगती है। चलिए आप लोग नोट करिए वाच्य के भेद। क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डीपली अगर अध्ययन आप लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। अभी देखना, जो कर्तृवाच्य होगा उसका हम 2 या 3 माध्यम से हम इसका क्या नाम है डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वह खुल के हमारे सामने आने लगेगा। और कोई भी उदाहरण आप लोगों के अगर सामने आता है तो आप लोग तुरंत उसका डिफिनेशन और उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं वाच्य के भेद। अगर हम बात करें वाच्य के कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताएंगे वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला जो होता है कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है, कर्तृवाच्य। देखिए पहला कौन सा भेद होता है तो आप बताएंगे कर्तृवाच्य। और दूसरा इसका क्या नाम है, दूसरे भेद का क्या नाम है तो आप बताएंगे कर्मवाच्य। तीसरा इसका क्या भेद है तो आप बताएंगे भाववाच्य। देखिए इसका एक बार बेसिक यहीं पर समझ लेते हैं, फिर इसका डिवाइड हम करते हैं आगे। देखिए जब जो क्रिया होती है, क्रिया क्या होती है अभी हमने बताया, जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए जब क्रिया होती है, क्रिया जो अगर कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आने लगती है तो उस स्थिति में कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है तो आप बताएंगे कर्तृवाच्य। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जब क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आने लगती है उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा तो आप बताएंगे उस स्थिति में कर्तृवाच्य बचेगा। क्या कौन सा वाच्य बनेगा तो आप बताएंगे कर्तृवाच्य। देखिए जब क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार आने लगता है तो उस स्थिति में कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया भाव के लिंग और वचन के अनुसार आने लगता है तो उस स्थिति में भाववाच्य क्रिया होती है। चलिए हम एक एक का डिवाइड बेहतरीन तरीके से करें और इसके उदाहरण देखें कि प्रश्न कैसे बनता है। चलिए हमारा जो पहला हेडिंग है वह होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का हमने परिभाषा भी एक बार नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए कर्तृवाच्य परिभाषा। देखिए जहां क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है या होता है, प्रयुक्त होता है या होती है, वहाँ कौन सा वाच्य होगा तो आप बताएंगे वहाँ पर
कर्तृवाच्य होता है। देखिए यहां पर यह जो परिभाषा कहती है कि जहां पर क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार प्रयुक्त होने लगती है तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा, तो आप बताएंगे कर्तृवाच्य बनेगा। कैसे? अगर जो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, वह है पुस्तक पढ़ रहा है। पहले देखिए यहां पर पहले बताइए क्रिया कहां पर है, तो आप बताएंगे पढ़ रहा है क्रिया है। कर्ता कहां है, तो आप बताएंगे वह। कर्म कहां है, तो आप बताएंगे पुस्तक। अब देखिए हमने बताया परिभाषा जो हमारी कह रही है कि जहां पर कर्ता, आप लोग नोट करिए, कर्ता, ये क्या हो जा रहा है, कर्म, यह क्या हो जा रहा है, यह हो जाएगी क्रिया। देखिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह जो परिभाषा वह कह रही है कि जो क्रिया होती है, जो कौन सी होती है, जो क्रिया होती है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार अगर क्रिया आती है उस स्थिति में वह जो कर्तृवाच्य होता है। यहाँ पर देखिए जो कर्ता है वह पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अनुसार ही हमारी क्रिया जो पुल्लिंग आ रही है, इसीलिए इस स्थिति में हमारा कर्तृवाच्य होता है। चलिए हम उदाहरण और भी देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और उदाहरण यहीं पर नोट कर लेते हैं। जैसे देखिए, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब बताइए यहां पर अगर हम बात करें कि जो कर्ता है वह पुल्लिंग है और पढ़ रहे हैं इसी के अनुसार आ रहा है, इसीलिए इस स्थिति में भी हमारा कर्तृवाच्य होता है। अगर हम और भी उदाहरण की बात करें, जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहां जो देखिए कर्ता स्त्रीलिंग है और कर्ता के अनुसार ही हमारी जो क्रिया है वह आ रही है। देखिए यह स्त्रीलिंग है तो यह भी स्त्रीलिंग होगा, यह जो क्या ना पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग होगा, यह जो एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन होगी, यह बहुवचन अगर रहेगा तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रियाओं का जो सिलसिला है वह चल रहा है। इसी स्थिति में हमारा कर्तृवाच्य होता है। चलिए एक ट्रिक है, इसका बेसिक ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका पूरा निचोड़ उसमें है। चलिए यहीं साइड में लिख लेते हैं। देखिए लिखिए ट्रिक क्या है इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम या तो कह सकते हैं पहचान का सूत्र। ठीक है दोस्तों, पहचान का सूत्र क्या है उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर पहले कर्ता आता है प्लस कोई कारक चिन्ह नहीं आता तो कौन सा वाच्य बनेगा, तो आप बताएंगे कर्तृवाच्य बनेगा। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यह जो ट्रिक है यह पहचानने का ट्रिक है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई कर्ता आता है, कर्ता के तुरंत बाद अगर कोई कारक चिन्ह नहीं आता है तो अगर जब नहीं आता है तो उस स्थिति में कर्तृवाच्य बनता है। कौन सा वाच्य बनेगा, कर्तृवाच्य बनता है। समझने का प्रयास करते उदाहरण के माध्यम से। देखिए यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। अगर हम बात करें कि आप लोगों को बताए थे कि कारक चिन्ह होते क्या हैं और कितने प्रकार के कितने होते हैं। अगर आप लोग कारक चिन्ह थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, आपको नहीं याद है तो आप गलती कर जाएंगे।
हमने कारक चिन्हों का बहुत ही डीपली अध्ययन किया है। आप लोग पिछली वाली क्लास में जाकर वहाँ पर कारक चिन्हों वाली क्लास देख लीजिए। पूरे प्लेलिस्ट में पूरे व्याकरण आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बस मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोग कारक चिन्हों का थोड़ा सा अगर गड़बड़ करेंगे तो आप लोग यहाँ पर क्या नाम भौचक्का खा जाएंगे। उसी को आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, कारक चिन्ह के बाद कर्ता के बाद अगर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो इस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? तो कर्तवाच्य बनेगा। देखिए, कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है तो इस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? तो आप लोग बताएंगे कर्तवाच्य। अब एक समस्या और आ गई कि सर ये बताइए कि जो हमने कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं लगाए तो वह कर्तवाच्य होता है। अगर कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह आ जाए तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? आप लोग बताइए। उसमें बनेगा कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य बनेगा? कर्मवाच्य। कैसे बनेगा? हम इसका पहले आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर इसको देखते हैं कर्मवाच्य। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो दूसरी हेडिंग होने वाली है वह कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? आप बताएंगे कर्मवाच्य। चलिए दूसरी हेडिंग आप लोग नोट करिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई कर्म के लिंग और वचन के अनुसार आने लगती है उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? तो आप बताएंगे कर्मवाच्य। फिर से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। देखिए, जब कोई क्रिया कर्म के लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार आने लगती है तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? उस स्थिति में कर्मवाच्य बनेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, जहां क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको परिभाषा नोट करिए। देखिए, जहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं, अगर वह क्रियाएं कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होने लगती हैं उस स्थिति में कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य बनता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण, ये सब प्रश्न यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न बना था उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, सुरेश ने चिट्ठी लिखी। अब देखिए, पहले हम बात करें सुरेश क्या है, तो आप बताएंगे सुरेश जो है करता है। चिट्ठी क्या है, तो आप बताएंगे चिट्ठी जो है कर्म है। और लिखना मतलब लिखी क्या होता है, तो यह बताएंगे क्रिया है, क्रिया। अब देखिए, इस वाक्य में अगर हम बात करें कि यह वाक्य किसके अनुसार आया है, अगर हम बात करें कर्ता के अनुसार देखें क्रिया को, क्या कर्ता के अनुसार क्रिया आई है, तो आप लोग बताएंगे कर्ता जो है पुल्लिंग है और क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, नहीं, इसके अनुसार नहीं आई है। अब हम कर्म के अनुसार पास जाते हैं। कर्म देखें, चिट्ठी क्या है, तो आप बताएंगे जो चिट्ठी है स्त्रीलिंग है। क्या है, तो स्त्रीलिंग। और क्रिया कैसी आई है, तो वो भी स्त्रीलिंग आई है। तो हमें यह अनुभव हो गया कि हमें यह अनुभव हो गया कि कर्म के अनुसार ही हमारी क्रिया जो प्रयोग हो रही है। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आ रही है। अगर जो कर्म पुल्लिंग रहेगा तो इस क्रिया भी पुल्लिंग रहेगा। इसीलिए यहाँ पर
कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए इस स्थिति में कौन सा वाच्य होगा, तो आप बताएंगे कर्मवाच्य होगा। अब चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, सुरेश ने पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर बात करें सुरेश क्या है तो आप बताएंगे कर्ता है, पत्र क्या है तो ये भी कर्म है, और लिखा क्या है तो आप बताएंगे क्रिया है। यहाँ पर जो क्रिया है सुरेश के अनुसार नहीं आई है, यहाँ पर पत्र के अनुसार आई है। पत्र क्या है तो पत्र कर्म है, क्योंकि इसी के अनुसार ये हमारी क्रिया आ रही है, इसीलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। क्योंकि पत्र पुल्लिंग है और लिखना भी क्रिया जो हमारी है ये भी पुल्लिंग का बोध करवा रही है, इसीलिए इसी के अनुसार आगे पीछे हो रही है। और इसी अगर ये क्या ना बहुवचन में होता तो ये भी बहुवचन में होती, यह भी पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग होगी, अगर यह भी स्त्रीलिंग है तो यह भी स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि इसी के अनुसार आगे पीछे परिवर्तन अपने आप को कर रही है। इस स्थिति में यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अगर हम बात करें और एक उदाहरण की, उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए यहाँ पर देखिए राधा, और यहाँ जो देखिए कारक चिन्ह आ गया। अभी इसका ट्रिक बताएंगे और फिर हम इसको आप लोगों को समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम एक नॉर्मली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पुस्तक के अनुसार ही हमारी क्रियाएं आ रही हैं, किसके अनुसार आ रही हैं, पुस्तक के अनुसार ही हमारी क्रियाएं आ रही हैं, तो इस स्थिति में हमारा कर्मवाच्य होता है। एक इसका पहचान है, उसको भी नोट कर लेते हैं, फिर इसका फिर ट्रिक देखते हैं। चलिए नोट करिए पहचान। चलिए नोट करिए पहचान कैसे हम कर सकते हैं। देखिए दो पहचान नोट करेंगे, पहला हम लिखते हैं फिर बाद में दूसरा भी नोट करते हैं। पहचान, ठीक है। देखिए यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आप लोग इसको पहचान को नोट कर लीजिए। यह पहला पहचान है और दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कर्म के लिंग और वचन को परिवर्तित करने लगे, कि क्योंकि कभी कभी जो है कर्म जो है एक वचन में है तो हमारा जो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर कर्म जो क्या नाम बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अगर हम यदि कर्म को वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए, यदि कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित किया जाए तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। यह हमारा जो पहचान का पहला तरीका है। अब दूसरा देख लेते हैं। अभी हमने कहा था कारक चिन्ह, अभी एक उदाहरण में आया था द्वारा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए पहचान का दूसरा तरीका है। देखिए कर्ता प्लस कारक चिन्ह बराबर कौन सा बनेगा, कर्मवाच्य। देखिए अगर कहीं पर किसी वाक्य में कहीं कारक चिन्ह आ रहा है, कर्ता आ रहा है,
उसके तुरंत बाद अगर कोई कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप लोग समझिएगा कि क्या नाम है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? तो आप बताएंगे कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। अब देखिए, खास करके ने वाला चिन्ह बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा सबसे ज़्यादा? तो आप बताएंगे ने वाला। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई वाक्य में पहले कर्ता है, उसके तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह है, खास करके ने ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ ने ही आएगा। कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, 8 में से कोई भी आ सकता है। कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह अगर आ रहा है तो वह जो है कर्मवाच्य का उदाहरण कहलाएगा। किसका उदाहरण कहलाएगा? तो आप लोग बताइए, कर्मवाच्य का उदाहरण कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? एक उदाहरण यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, राहुल ने पत्र लिखा। देखिए, यह एक उदाहरण है, यह एक वाक्य है। प्रश्न दे देता है कि राहुल ने पत्र लिखा में कौन सा वाच्य होगा। आप लोग तुरंत देखेंगे राहुल पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। इसी के अनुसार धड़ से आप मारेंगे कर्तृवाच्य, तुरंत आपका हो जाएगा गलत। क्योंकि यहाँ पर एक समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ जो क्रिया आ रही है कर्ता के अनुसार नहीं आ रही है, क्योंकि यह कर्म के अनुसार आ रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर राहुल की जगह पे कोई स्त्रीलिंग लगा देते हैं, किसी स्त्रीलिंग का बोध करवा दें, सीता ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर लिखा की जगह लिखी नहीं होगा, यह पत्र लिखा ही होगा, क्योंकि पत्र के अनुसार हमारी क्रिया आ रही है। ठीक है, अब देख रहे, अब इसके अनुसार समझते हैं। देखिए, राहुल के हमने कहा कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह आए, खास करके ने ज़्यादा आ जाता है तो उस स्थिति में कर्मवाच्य। देखिए क्या नाम है, राहुल जो करता है उसके तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आ रहा है तो इस स्थिति में कौन सा वाच्य होगा? इस स्थिति में कर्मवाच्य होगा। अब देखिए, ने के बाद भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आ सकते हैं, जो कारक चिन्ह हैं। जैसे अगर हम बात करें, राधा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए, यहाँ पर देखिए जो कारक चिन्हों है ने नहीं आया है, लेकिन कारक चिन्हों जो 8 होते हैं उसमें से एक आया है। कर्ता के बाद तुरंत कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? तो आप बताइए, कर्मवाच्य बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा हमारा जो पहचान है उसको भी देख लेते हैं। भेद में जो तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य होता क्या है, कैसे होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए भाववाच्य। चलिए, तीसरा हेडिंग भाववाच्य। देखिए, भाववाच्य को समझने का प्रयास करिएगा। जब क्रियाएं भाव के लिंग और वचन के अनुसार आने लगती है तो वहां पर कौन सा वाच्य बनेगा? आप लोग बताएंगे, वहां पर भाववाच्य बनेगा। कैसे बनेगा, क्या सिचुएशन पैदा होगी, हम उसको देखते हैं। पहले आप लोग इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। लिखिए परिभाषा। चलिए देखिए, जहां क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वह भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होने लगती है तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? तो उस स्थिति में भाववाच्य बनेगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए और फिर हम इसके उदाहरण को देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, एक हेडिंग है उसको भी देख लेते हैं। भाववाच्य में देखिए, अगर क्रियाएं जो है
भाव के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होने लगती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। लेकिन भाववाच्य में परिवर्तन क्या होने लगता है उसको समझ लेते हैं। देखिए आप लोग हेडिंग लिखिए, भाववाच्य में परिवर्तन क्या होता है। जैसे देखिए पहला लिखिए, जो क्रिया होती है अकर्मक होती है। समझने का प्रयास करिएगा फिर से ऊपर। जैसे कि जो क्रियाएं होती हैं अगर भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होकर भाववाच्य का निर्माण करती हैं, उस स्थिति में कैसे वाक्य बनेंगे? उस स्थिति में जो क्रियाएं होगी अकर्मक हो जाती हैं। कैसी होती हैं तो आप लोग बताएंगे, उस स्थिति में जो क्रियाएं होती हैं कैसी होंगी तो अकर्मक होगी। और देखिए दूसरा, और खास करके भाववाच्य का जब निर्माण होगा तो वह जो वाक्य होगा वह हमेशा नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे देखिए भाववाच्य में अक्सर वाक्य नकारात्मक होता है। ठीक है, जब इसके माध्यम से जो वाक्य बनता है वह का नाम है अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अकर्मक होता है और वह अक्सर नकारात्मक वाक्य होता है। अब देखिए उदाहरण, अब इसका हम नोट कर लेते हैं उदाहरण। चलिए उदाहरण देखिए। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे देखिए आराम से चला नहीं जाता। यहाँ पर जो देखिए इस वाक्य पढ़ने से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि यह भाव का बोध करवा रहा है और साथ में यह देखिए यह जो नकारात्मक का बोध करवा रहा और यह जो है क्या नाम है अकर्मक क्रिया का भी बोध करवा रहा। इसीलिए इस स्थिति में भाववाच्य बनता है। और एक और उदाहरण की बात कर लें, जैसे अगर कहें धूप में चला नहीं जाता। देखिए यहाँ पर भी वाक्य जो बन रहा है वह हमेशा निगेटिव बन रहा है और यह जो चला नहीं जाता मतलब अकर्मक क्रिया का भी बोध करवा रहा। इस स्थिति में भाववाच्य का निर्माण होता है। चलिए अब भाववाच्य की पहचान कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि यही ट्रिक आपका भाववाच्य को पूर्ण रूप से क्लियर करेगा। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। चलिए देखिए वह ट्रिक क्या है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए कर्ता से, ये देखिए अगर कहीं पर कोई कर्ता आ रहा है तो उसके स्थिति में जो भाववाच्य का दो ट्रिक का निर्माण होगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। देखिए अगर कहीं पर कर्ता आ रहा है, कर्ता के बाद तुरंत से आ रहा है, से का तात्पर्य कारक चिन्ह से, ठीक, से आ रहा है। से के तुरंत बाद अगर किसी वस्तु का नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है? वस्तु का नाम, वस्तु का नाम आ रहा है तो इस स्थिति में कौन सा वाक्य बनेगा, कौन सा वाच्य बनेगा? तो इस स्थिति में कर्म वाच्य बनता है। ठीक है, इस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा? आप बताएंगे कर्मवाच्य बनेगा। लेकिन हम तो भाववाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं, अब देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझाएंगे तो आप थोड़ा सा भौचक्के में आ जाएंगे। देखिए अगर कहीं पर कर्ता आ रहा है, कर्ता के तुरंत बाद क्या नाम है कारक चिन्ह आ रहा है, चिन्ह मतलब से लिख लेते हैं। अगर से के तुरंत बाद कोई, यहाँ तो वस्तु आ रही है लेकिन वस्तु के नाम के ना आके तुरंत क्रिया आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रिया।
ठीक है। अगर ये कर्ता कारक चिन्ह प्लस क्रिया आ जाती है तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य बनेगा, तो उस स्थिति में भाववाच्य बनेगा। भाववाच्य कौन सा वाच्य बनेगा, तो भाववाच्य बनेगा। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर कहीं पर कर्ता जो होता है, कर्ता के तुरंत बाद से आ रहा, से के बाद तुरंत किसी वस्तु का नाम आ रहा है, तो उस स्थिति में कर्मवाच्य का निर्माण होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कर्ता आ रहा है, कर्ता के तुरंत बाद से आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप बताएंगे से आ रहा है। से मतलब कारक चिन्ह, से आ रहा है, से के तुरंत बाद क्रिया आ जा रही है। क्योंकि वस्तु का नाम गायब हो जा रहा है, उसके तुरंत बाद क्रिया आ जा रही है, तो उस स्थिति में कौन सा वाच्य निर्माण होगा, तो आप बताएंगे भाववाच्य। उदाहरण के माध्यम से एक समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें राहुल से चला नहीं जाता। देखिए यहां पर देखिए, कर्ता है, कर्ता हाँ, दोनों बैठ गया सही। से आया, हाँ आया। क्रिया आ गई, हाँ तुरंत क्रिया आ गई। इस स्थिति में यह कौन सा वाच्य का निर्माण कर रहा है, तो आप बताएंगे इस स्थिति में भाववाच्य का निर्माण कर रहा है। अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये बताइए, दोनों में तो कॉमन चीज़ लग रहा है लेकिन अंतर बहुत है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। देखिए यह जो वाक्य है इसके अनुसार सटीक बैठेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि कर्ता, हाँ देखिए कर्ता आया, उसके बाद तुरंत से आया, हाँ तुरंत से आया, किसी वस्तु का नाम आया, हाँ आ गया। और इस स्थिति में कौन सा वाच्य निर्माण होगा, तो आप बताएंगे इस स्थिति में कर्मवाच्य का निर्माण होगा। इस प्रकार से हमारा जो जो वाच्य था वह क्लियर होता है और पूरे जो क्लास इसका ख़त्म होता है। अगला क्लास जो हम एक न्यू टॉपिक हिंदी व्याकरण का लेकर आएंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करिए और साथ में इसका रिवीजन मारिए। और इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसका आदित्य प्रकाशन की एक पुस्तक आती है, उसको इकट्ठा करिए और वाच्य से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको आप सॉल्व करिए। फिर आप लोग देखिए कि अगर आपने पूरी क्लास को बेहतरीन तरीके से देखा है तो आपका वाच्य से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, मैं दावा के साथ कहता हूँ। चलिए, नमस्ते, राधे राधे।